अरुण की बातें सुनकर उनका एक आदमी आगे आया और बोला, पर बॉस ये कैसे हो सकता है? हमने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया था। उस रात हमने शिव और शक्ति दोनों को खत्म करने की पूरी प्लानिंग की थी। पर वो शक्ति की किस्मत अच्छी थी जो वो उस रात शिव को बचाने के लिए आगे नहीं आया, वरना वो भी फिसलकर नदी में जा गिरता। और वो लड़की, उसे तो खुद हमने अपनी आंखों से उस नदी में गिरते देखा था। जितनी ऊंचाई से वो गिरी थी उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके इतना कहते ही अरुण ने खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ मारा और बोले, तुम्हें मेरी बात लगता है ठीक से समझ नहीं आई। शिव जिंदा है और अभी अभी मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ, उससे बातें करके आ रहा हूँ। उसने ही मुझे बताया है कि रति भी जिंदा है। उनके सारे आदमी फिर से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अरुण ने उनमें से एक की कॉलर पकड़ी और बोले, रति इस वक्त ओंकारेश्वर में है, ढूंढो उसे। वो किसी भी हालत में शिव तक नहीं पहुंचनी चाहिए, जाओ ढूंढो उसे। उनके सारे आदमी तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही अरुण का एक खास आदमी राजा उनके पास आया और उनकी बाह को छूकर बोला, बॉस आप थोड़ा शांत हो जाइए। पिछली बार बच गए दोनों तो क्या हुआ, इस बार नहीं बचेंगे। आप मुझे बताइए कहाँ है वो शिव कपूर, मैं आज रात ही उसका काम तमाम कर देता हूँ। अरुण वहीं रखिए एक कुर्सी पर बैठे और बोले, नहीं राजा, अब उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ रति को ढूंढो और जैसे ही मिले खत्म कर दो उसे, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का दुश्मन बनाने वाली वही लड़की है। उसने ही मेरी बेटी से उसकी खुशियां छीनी है। शिव और शक्ति दोनों ही उस लड़की के मजनू बने घूम रहे थे और दोनों को ही मेरी बेटी कभी नजर आई ही नहीं। एक ने दोस्ती के नाम पर उसका इस्तेमाल किया तो दूसरा खुद को कामयाब करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। मैं कुछ समझा नहीं बॉस, तभी राजा बोला। अरुण उसे घूरते हुए बोले, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। तुम जाओ और रति को तलाशो और इस बार मुझे खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखनी है, जाओ। राजा ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अरुण ने अपनी सिगरेट जलाई और उसे फूंकते हुए बोले, अब मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा शिव, क्योंकि तुम मेरी बेटी की खुशी हो, इसलिए अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी। और इस बार मैं तुम्हें शादी का मंडप छोड़कर भागने नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे भागने की वजह को ही हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम्हें 24 घंटे दिए हैं मैंने और इन 24 घंटों में मुझे तुमसे पहले रति तक पहुंचना होगा। इस बार मैं उस लड़की को अपने बरसों पुराने सपने को तोड़ने नहीं दूंगा। एक बार मेरी बेटी कपूर खानदान की बहू बन जाए, उसके बाद कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। दूसरी ओर शिव अजय की फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, पर उसके चेहरे की परेशानी छिपाए नहीं छिप रही थी, इसलिए वो खामोशी से खाना खा रहा था। उसे ऐसे देखकर अजय ने प्रिया को इशारा किया तो प्रिया शिव की ओर देखकर बोली, वैसे शिव भैया आपको नहीं लगता कि आप और अजय भैया अगर साथ में खड़े हो जाए तो सगे भाई लगेंगे? उसके इतना कहते ही शिव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो प्रिया की ओर देखकर बोला, सगे भाई नहीं हुए तो क्या हुआ प्रिया, दोस्त तो है, और दोस्त तो भाई से भी बढ़कर होते हैं। कभी कभी सगा भाई दगा दे देता है, पर दोस्त, वो अपनी दोस्ती जरूर निभाता है, जैसे तुम्हारे भैया निभा रहे हैं, इसलिए तो मुझे अपने घर ले आए। बेटा तुम इसे अपने दोस्त का नहीं बल्कि अपना खुद का ही घर समझो। जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ रह सकते हो। यकीन मानो तुम्हारे यहाँ आने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मेरे पास लौट आया है। सुमित्रा की बातें सुनकर शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमित्रा उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, और तुम फिक्र मत करो, इस मुश्किल घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं और भोलेनाथ तो है ही। तुम देखना, अगले 24 घंटों में तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी मिल जाएगी और इस मुश्किल से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता भी मिल जाएगा। हाँ आंटी, जरूर मिल जाएगा, आपकी तरह मुझे भी महादेव पर पूरा भरोसा है, शिव बोला। अजय और बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। दूसरी ओर शक्ति अपने कमरे में परेशान खड़ा बाहर हो रही बारिश देख रहा था। वो मन ही मन बोला, अगर अंकल नहीं माने तो मेरा एमडी बनना मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके गौरी को खुद से शादी करने के लिए मनाना होगा, वरना मेरा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। तभी उसे अपने कमरे से बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। वो तेजी से अपने कमरे से बाहर आया तो उसके घर के सारे सदस्य किरण के कमरे की ओर दौड़ रहे थे। माँ, इतना कहकर वो भी अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। वो उनके कमरे में आया तो उसकी माँ बेहोश बेड पर पड़ी हुई थी और उसके पापा उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। शक्ति तेजी से उनके पास आया और उनके सिरहाने बैठकर बोला, माँ क्या हुआ आपको?
पता नहीं शक्ति, जब मैं कमरे में आया तो तुम्हारी माँ शिव की तस्वीर हाथों में लिए फर्श पर बेहोश पड़ी थी। तभी उसके पापा बोले। शक्ति परेशान होकर नौकर पर चीखा, यहाँ क्यों खड़े हो, सब मेला लगाकर, जाकर डॉक्टर को फोन करो। वही किरण के पास बैठी तुलसी तुरंत बोली, डॉक्टर को फोन कर दिया है, तुम जाकर देखो कि ये एम्बुलेंस आई या नहीं। उनके इतना कहते ही शक्ति ने सिर हिलाया और उठकर जाने लगा। तभी एक नौकर दौड़ते हुए वहां आकर बोला, साहब एम्बुलेंस आ गई है, चलिए। शक्ति ने तुरंत अपनी मां को अपनी बाहों में उठाया और दौड़ पड़ा। दूसरी ओर शिव अपने कमरे में परेशान टहल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुछ देर टहलता रहा और फिर बेड पर बैठकर मन ही मन बोला, मुझे कुछ तो करना होगा। अंकल को कैसे भी करके शेयर्स देने के लिए मनाना होगा मुझे, क्योंकि सिर्फ 24 घंटों में इतने बड़े शहर में रति को ढूंढना बहुत मुश्किल है। अपने जिंदा होने की खबर फिलहाल अखबार में छपवा भी तो नहीं सकता। ऐसा करने से शक्ति अलर्ट हो जाएगा। और वैसे भी मैं इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता कि वो शेयर्स गौरी के हैं, उसका हक है वो शेयर्स। पहले ही उससे बहुत चोट पहुंचा चुका हूं, अब उसे और दर्द भी तो नहीं दे सकता। शक्ति के साथ वो कभी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि शक्ति उसके लायक नहीं है और वो उससे ये शादी सिर्फ और सिर्फ उसके शेयर्स हासिल करने के लिए ही कर रहा होगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरी बचपन की दोस्त की जिंदगी मेरी वजह से दांव पर लगने जा रही है और दूसरी ओर मेरी बीवी जिंदा होकर भी खुद को मार रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन दोनों को शक्ति के घटिया इरादों से बचाऊं। कहाँ ढूंढूं रति को। एक और बात मुझे रात दिन परेशान कर रही है, रति जिंदा होकर भी अपने अपनों के पास क्यों नहीं लौटी। जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से रति अपने माँ पापा से भी नहीं मिली। उसने उन्हें भी नहीं बताया कि वो जिंदा है। क्यों भाग रही है वो सबसे, क्या हुआ है मेरे पीछे। कितने सारे सवाल हैं पर एक का भी जवाब नहीं है। जब तक रति मुझे मिल नहीं जाती ये सवाल यूं ही मुझे परेशान करते रहेंगे। अंकल ने सिर्फ 24 घंटे दिए हैं मुझे। अगर इन 24 घंटों में मुझे रति नहीं मिली तो वो ये शेयर्स शक्ति के नाम कर देंगे। शिव सारी रात अपनी परेशानी से बाहर आने का रास्ता खोजता रहा। यही सब सोचते हुए उसकी आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह रति ऑफिस जाने से पहले मंदिर पहुंची और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, शिव जहां भी है महादेव उनकी रक्षा कीजिएगा, उनका साथ कभी मत छोड़िएगा और जब तक वो लौट नहीं आते मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं उनकी इस अमानत को संभाल कर रख सकूं, उसे कुछ न होने दूं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए दीनानाथ जी के पास आई और बोली, बाबा पास वाली काकी ने एक मिस्त्री के बारे में बताया था तो मैंने उन्हें उसे बुलाने के लिए कह दिया है। आप जल्दी से नई चादर ले आइए, वो आकर अपना काम शुरू कर देगा। अभी मौसम भी साफ है, अभी काम शुरू करेंगे तो शाम तक हो भी जाएगा, फिर मैं ऑफिस से आकर घर की साफ सफाई कर दूंगी। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, ठीक है बेटा, मैं सारा काम करवा लूंगा, तू फिक्र मत कर, तू अपने दफ्तर जाओ और वक्त पर खाना खा लेना, अपने काम में ही मत लगी रहना। रति ने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और उनके पैर छूकर दौड़ती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही एक जीप मंदिर के बाहर आकर रुकी, जिसमें से 3-4 आदमी बाहर आए। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो गुंडे हैं। वो तेजी से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी एक भक्त को प्रसाद दे रहे दीनानाथ जी की नजर उन पर पड़ी। उन्हें उनमें से एक के हाथ में गन दिखाई दी। दीनानाथ जी उसे देखकर सोच में पड़ गए। तभी उनमें से एक गुंडा उनके पास आया और उसने उन्हें रति की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, इस लड़की को कहीं देखा है। रति की तस्वीर देखकर दीनानाथ जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो मन ही मन बोले, ये तो काजल बिटिया की तस्वीर है, पर ये लोग कौन हैं? उन्होंने नजरें उठाकर उस गुंडे की ओर देखा तो उसने अकड़ कर पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ, इस लड़की को कहीं देखा है? रति नाम है इसका, रति शिव कपूर। दीनानाथ जी उसे रति के बारे में बताने ही जा रहे थे कि तभी उनकी नजर उसके साथ वाले गुंडे पर पड़ी, जिसके हाथ में अभी भी गन थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये लोग ठीक नहीं है। तभी वो गुंडा उन पर भड़का, बहरे हो या अंधे हो, इस तस्वीर में जो लड़की है वो दिखाई दे रही है या नहीं? देखा है इस लड़की को कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। दीनानाथ जी ने इतना कहकर वो तस्वीर जानबूझकर अपनी पकड़ी थाली में जल रहे दिए के आगे कर दी, जिससे वो तस्वीर जलने लगी। वो गुंडा तुरंत उस तस्वीर को जलने से बचाने लगा और चीखा, ये क्या किया तुमने? एक ही तस्वीर थी हमारे पास,
माफ करना बेटा, थोड़ा कम नजर आता है मुझे, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दिया, दीनानाथ जी नम्रता से बोले। उस आदमी को उन पर बहुत गुस्सा आया, पर वो मंदिर में खड़ा था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। सारी तस्वीर जला दी, चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा है। इतना कहकर वो गुंडा दीनानाथ जी को घूरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही उन्होंने सुकून की सांस ली और आरती की थाली मंदिर में रखकर सीढ़ियों की ओर दौड़े। उन्होंने मंदिर के बाहर जितनी भी दुकानें लगी थी, वहां जाकर उन्होंने सबसे रति के बारे में किसी को कुछ ना बताने के लिए कह दिया और फिर भागे भागे अपने घर पहुंचे। उन्होंने एक कील पर टंगा अपना झोला उठाया और अपनी पत्नी से बोले, मैं घाट पर जाकर आता हूँ। कपड़े धो रही लक्ष्मी ने उठकर तुरंत अपने हाथ पोंछे और बोली, इस वक्त घाट पर किसी का कोई संस्कार करवाने जा रहे हैं। दीनानाथ जी तुरंत उसके पास आए और बोले, नहीं, घाट पर सबको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई काजल बिटिया के बारे में पूछताछ करने आए तो वो किसी को कुछ ना बताए, और ये तो हरगिज ना बताए कि बिटिया हमें नदी में बहती हुई मिली थी। क्यों, क्या हुआ जी? लक्ष्मी ने परेशान होकर पूछा। दीनानाथ जी ने जवाब दिया, आज मंदिर में कुछ लोग बिटिया की फोटो लिए उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। सब चेहरे और पहनावे से गुंडे लग रहे थे। जरूर ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिटिया नदी में गिरी थी। जरूर उसके जेठ को ये पता चल गया होगा कि बिटिया जिंदा है, इसलिए वो बिटिया और उसके होने वाले बच्चे को मारने आया होगा। हे भगवान, अब क्या करेंगे? काजल बिटिया तो दफ्तर गई हुई है, कहीं वो लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए या हमारे मोहल्ले में किसी ने उसके बारे में उन्हें कुछ बता दिया तो? लक्ष्मी घबराते हुए बोली। दीनानाथ जी की परेशानी और बढ़ गई। वो तुरंत बोले, मोहल्ले वाले कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें तो यही पता है कि काजल बिटिया मेरी भतीजी है और गांव से आई है। तुम बस घर पर रहना और कहीं जाना मत। मैं घाट से सीधे बिटिया के दफ्तर जाता हूँ और उसे घर लेकर आता हूँ। अगले कुछ दिन हम उसे दफ्तर नहीं जाने देंगे। इतना कहकर दीनानाथ जी वहां से चले गए। लक्ष्मी भी बहुत परेशान हो गई। वो अपने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, काजल बिटिया की रक्षा करना। दूसरी ओर अजय ने भी अपनी गाड़ी उसी मंदिर के बाहर रोकी तो शिव तेजी से गाड़ी से बाहर आया। शिव, हम ओंकारेश्वर के ज्यादातर शिव मंदिरों में उनके बारे में पता कर चुके हैं। सुबह 4 बजे से उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, पर इस एरिया में एक यही मंदिर है और इस मंदिर के पुजारी को मैं बचपन से जानता हूँ। अगर आपकी पत्नी यहाँ आती होगी तो उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। अजय शिव के साथ मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए बोला। रति को ढूंढने का यही सबसे अच्छा तरीका है अजय, क्योंकि वो शिवजी को बहुत मानती है। बिना उनके दर्शन किए उसकी सुबह नहीं होती है। अगर वो यहाँ है तो किसी न किसी शिव मंदिर में जरूर जाती होगी। शिव इतना कहकर मंदिर में आकर पुजारी को तलाशने लगा, पर उसे मंदिर में पुजारी नजर नहीं आए। अजय ने वही खेल रहे एक बच्चे को इशारा करके बुलाया और पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, बाबा तो अभी थोड़ी देर पहले ही घर के लिए निकले हैं। इतना कहकर वो फिर से खेलने लगा। अजय के पास रति की कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए वो उसका हुलिया बताकर उसके बारे में पूछताछ करने लगा। अजय ने भी वहां मौजूद लोगों से पूछा, पर किसी ने रति के बारे में कुछ नहीं बताया। वो शिव के पास आकर बोला, शिव, अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक सवाल करूं। शिव मंदिर में नजरें दौड़ाते हुए बोला, अगर तुम ये पूछने वाले हो अजय कि क्या मैंने सच में रति को ही देखा था, तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैंने उसे ही देखा था। मुझसे उसे पहचानने में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। अजय ने उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो यही पूछने वाला था। शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, यहाँ आसपास जो भी दुकानें हैं जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ पूछते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। अजय ने सिर हिलाया तो शिव दौड़ते हुए वहां से चला गया। उसने वहां की बहुत सी दुकानों पर पता किया, पर किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। वहां सब उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।